हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 40 डिफरेंट केस बेस्ड एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच इज़ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. आई एम CS योगिता हजानी. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, like this video and share it with your friends. Now let's start off this video. सो लेट्स स्टार्ट दीज MCQs. सो हम लोग उल्टे ऑर्डर में चलेंगे. पहले हम 40th क्वेश्चन करेंगे एंड देन धीरे धीरे करके वी आर गोइंग टू गो टू क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक कंपनी है, इस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी एक मीटिंग कंडक्ट की गई. मीटिंग थी 20 अप्रैल को. अब मीटिंग तो हो गई, रेजोल्यूशंस भी पास हो गए. अब ये कंपनी को मिनट्स बनाने हैं उस पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग के. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मिनट्स किस तारीख तक इस कंपनी को प्रिपेयर करने रहेंगे, राइट. सो यू हैव 4 ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज कि मिनट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सेकंड ऑप्शन कहता है कि मिनट्स कभी भी कंपनी प्रिपेयर कर सकती है. आर्टिकल्स में जो भी लिखा है उस हिसाब से कंपनी अपनी चॉइस पे कभी भी प्रिपेयर कर सकती है. थर्ड ऑप्शन इज 5 मई 2020 तक प्रिपेयर कर लेना चाहिए. एंड फोर्थ ऑप्शन इज 20 मई 2020 तक प्रिपेयर कर लेना चाहिए. राइट ना, प्लीज़ नोट, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग की. राइट ना, यहाँ पर हमारा रेफरेंस इज सेक्शन नंबर 118. सेक्शन 118 टॉक्स अबाउट मिनट्स ऑफ द मीटिंग. राइट नाउ कई स्टूडेंट्स को लगता है सेक्शन 118 ओनली टॉक्स अबाउट द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, बट ऐसा नहीं है. सेक्शन 118 टॉक्स अबाउट द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, या पोस्टल बैलेट से भी कभी अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो उसके भी मिनट्स के बारे में बात यहाँ पे सेक्शन 118 में बोली गई है. सेक्शन 118 बेसिकली सेज कि जैसे ही मीटिंग कंप्लीट होती है या रेजोल्यूशन पास होता है उसके बाद विद इन 30 days द कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ दैट मीटिंग. राइट सो अकॉर्डिंगली ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग की भी मिनट्स जो है 30 days के अंदर प्रिपेयर हो जाने चाहिए. 30 days विल काउंट फ्रॉम 20th of April. इट इज़ गोइंग टू कम टू 20th May 2020. सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी, 20th May 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है ABC लिमिटेड की. ABC लिमिटेड बेसिकली एक होल्डी ओन्ड कंपनी है, होल्डी ओन्ड सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी की जो कि ऑस्ट्रेलिया में इनकॉर्पोरेट हुई है. ठीक है, अभी जो इस ABC लिमिटेड है, इस ABC लिमिटेड को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है और ये अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर. राइट ना, द क्वेश्चन इज क्या ये कर सकते हैं ऐसा या नहीं. ठीक है ना, यहाँ पे आपका रेफरेंस आ जाएगा सेक्शन नंबर 100 का. सेक्शन 100 टॉक्स अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स. सेक्शन 100 बोलता है कोई भी कंपनी है जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है उसको अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी है सो इट शुड हैपन इन इंडिया. ऐसा नहीं लिखा कि रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए. सो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी हो सकती है, किसी और सिटी में भी हो सकती है, क्योंकि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं. इंडिया में कहीं भी हो सकती है. राइट ना, यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट सेक्शन 100 में बोला गया है. कहा है कि अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है एंड उसकी कोई एक होली ओन सब्सिडरी है इंडिया के अंदर, देन वो जो होली ओन सब्सिडरी है वो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इंडिया में भी कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं. सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन. ना यहाँ पर हम ABC लिमिटेड की बात कर रहे हैं जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी की जो ऑस्ट्रेलिया में इनकॉर्पोरेट हुई है. सो यहाँ ABC लिमिटेड इज कवर्ड इन दिस एक्सेप्शन. देयरफॉर ABC लिमिटेड कैन डू इट्स EGM इवन आउटसाइड इंडिया. वो सिडनी में भी कर सकते हैं. राइट अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सेज येस इट कैन बी डन इन सिडनी विदाउट एनी अप्रूवल. सेकंड ऑप्शन सेज येस इट कैन बी डन इन सिडनी बट मेंबर्स से प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा. थर्ड ऑप्शन सेज नो सिडनी में हो ही नहीं सकती EGM. फोर्थ ऑप्शन इज येस सिडनी में हो सकती है अगर कोर्ट अप्रूव करे. सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन कि कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, इंडिया के बाहर सिडनी में हो सकती है ABC लिमिटेड की EGM. राइट नेक्स्ट चलते हैं. अभी नेक्स्ट 38th क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ हम बात कर रहे हैं MBC लिमिटेड की. ये एक लिस्टेड कंपनी है, इसको भी अपनी EGM कंडक्ट करनी है और इसको EGM कंडक्ट करनी है पुणे के अंदर. अभी जो MBC लिमिटेड है ये इसका रजिस्टर्ड ऑफिस एक्चुअली जयपुर में है. आपसे सवाल पूछा गया है क्या ये कर सकते हैं या नहीं. बेसिकली इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो जयपुर में है लेकिन ये अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करना चाहते हैं पुणे के अंदर. क्या ये कर सकते हैं? ठीक है, और ये भी बोला गया है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है. ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हम EGM के बारे में बात कर रहे हैं. सो आपका रेफरेंस पॉइंट इज गोइंग टू बी सेक्शन नंबर 100. सेक्शन वही है. सेक्शन 100 क्या बोलता है? कोई भी कंपनी हो इंडिया के अंदर अगर इनकॉर्पोरेटेड है तो फिर वो
अपनी EGM इंडिया के अंदर ही करेगी, भले रजिस्टर्ड ऑफिस में करे या कहीं और करे, ठीक है। ओनली फॉर अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो कंपनी इंडिया के बाहर अपनी EGM कर सकती है, राइट। तो यहाँ अगर हम MBC लिमिटेड की बात करें तो अपनी ये EGM कहीं पे भी इंडिया के अंदर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से इज येस इट कैन बी डन इन पुणे, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। सेकंड ऑप्शन से इज येस इट कैन बी डन इन पुणे, लेकिन हमें प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन इज नो इट कैन नॉट बी डन इन पुणे। फोर्थ ऑप्शन इज येस, लेकिन कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो यहाँ करेक्ट आंसर इज योर ए, विच इज नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। येस, पुणे में EGM हो सकती है एक लिस्टेड कंपनी की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। एक लिस्टेड कंपनी है, उसने अपनी AGM कंडक्ट करी। अब AGM कंडक्ट करने के बाद एक AGM के ऊपर फाइल करनी पड़ती है रिपोर्ट एज पर सेक्शन नंबर 121, वो 30 डेज के अंदर फाइल करनी पड़ती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है उसका फॉर्म क्या है प्रिस्क्राइब्ड, राइट ना। यहाँ आपका रेफरेंस यूज हो जाएगा सेक्शन नंबर 121। सेक्शन 121 बोलता है दैट कोई भी लिस्टेड कंपनी है वो अपनी AGM कंडक्ट करती है। AGM हो जाने के बाद 30 डेज के अंदर ROC को फॉर्म नंबर 15 MGT 15 फाइल करना पड़ता है हर लिस्टेड कंपनी को। दिस फॉर्म बेसिकली कंटेन्स द डिटेल्स रिगार्डिंग द AGM, राइट। सो वही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा यहाँ पर। सो वी हैव 4 ऑप्शंस हियर, MGT 7, MGT 14, MGT 15 एंड MGT 16। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा MGT 15 विच इज C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक लिस्टेड कंपनी की। एक लिस्टेड कंपनी ने अपनी AGM होल्ड करी, उसके बाद AGM हो जाने के बाद इसको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है एज पर सेक्शन नंबर 121 टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर AGM की डिटेल्स होती हैं। इट इज़ बेसिकली अ रिपोर्ट ऑन द AGM ऑफ द कंपनी। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को फिल करनी पड़ती है। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि इस फॉर्म का प्रिस्क्राइब्ड नंबर क्या है, व्हाट इज दिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, राइट। आपके ऑप्शंस हैं MGT 7, MGT 14, MGT 15 एंड MGT 16। यहाँ रेफरेंस इज योर सेक्शन नंबर 121, ठीक है। सेक्शन 121 एंड रेलेवेंट रूल्स में लिखा है दैट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर लिस्टेड कंपनीज हियर इज MGT 15। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए एक कंपनी है, वो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड ही नहीं कर रही है। टाइम निकला जा रहा है बट उस पर्टिकुलर कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपना AGM होल्ड ही नहीं किया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि एक मेंबर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सोच रहा है कि यार इस बारे में कुछ कर सके तो कितना अच्छा हो जाए। सो आपसे पूछा गया है कि एक मेंबर किसको एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू मेक श्योर और टू फोर्स द कंपनी टू होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। ऑप्शंस हैं, कोर्ट को एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ट्रिब्यूनल को फाइल कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर सकता है, या बाकी के सारे मेंबर्स को बोल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका रेफरेंस है सेक्शन नंबर 97। सेक्शन 97 बोलता है कि अगर कोई कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होल्ड कर रही है तो ऐसे में जो मेंबर्स हैं दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन विद द ट्रिब्यूनल विच इज़ NCLT, और वो NCLT को बोल सकते हैं। अभी NCLT अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस पास करेगा, वो कंपनी को बोलेगा दैट यू हैव टू होल्ड एन AGM। अकॉर्डिंगली जो भी डायरेक्शंस होंगे कि कहाँ होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए, किस प्रोसीजर से होनी चाहिए, वो सारे डायरेक्शंस NCLT कंपनी को देगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? Tribunal is going to be the answer, which is B. Member is going to file an application with the tribunal to make sure that the company conducts its AGM. Next question is question number 35. It talks about PQR Limited. PQR Limited जो है एक अनलिस्टेड कंपनी है, इसे अपनी AGM होल्ड करनी है। ये अपनी AGM पुणे के अंदर होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो जयपुर में है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये कंपनी ऐसा कर सकती है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस तो एक दूसरी सिटी के अंदर है, बट एक दूसरी सिटी के अंदर अपनी AGM होल्ड करना चाहती हैं एंड इट इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी, कैन इट डू सो? वेल सी हियर हमारा रेफरेंस इज योर सेक्शन नंबर 96 सेक्शन टॉक्स अबाउट AGMs विच इज़ एनुअल जनरल मीटिंग्स। सेक्शन 96 में लिखा है कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो उसको किसी भी हालत में अपना AGM रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है या फिर इन द सेम सिटी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। Whereas when we talk about an unlisted company के लिए बोला गया है कि वो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में या उसी सेम सिटी में करते हैं अपना AGM, then that is well and good। अगर वो किसी और सिटी में अपना AGM कंडक्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस उनको प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स।
अगर सारे मेंबर्स ने कंसेंट दिया तो ही वो किसी और सिटी के अंदर अपना एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन अनलिस्टेड कंपनी ओनली, और वो अपनी सेम सिटी में नहीं किसी और सिटी के अंदर एजीएम कंडक्ट करना चाहते हैं, तो दे कैन डू इट प्रोवाइडेड कि वो लोग प्रायर कंसेंट लें अपने सारे मेंबर से, वो भी इन राइटिंग में या इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमें चारों ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है येस, in a different city it can be conducted provided the members give consent in writing. The second option is yes if all the members give prior consent in writing or in electronic form. Third is no, it cannot be done. Fourth is yes if the court approval is received. So यहाँ correct answer A या B दोनों में से ही होगा. The correct answer here is B because यहाँ prior consent बोल रखा है, first option में prior word नहीं लिखा. So in these kind of questions अगर दो options बहुत ज़्यादा similar हैं तो उसे केयरफुली रीड कीजिएगा, ज़रूर एक दो वर्ड्स में कुछ ऊपर नीचे होगा, अकॉर्डिंगली आपको सही आंसर टिक करना है। हियर द करेक्ट आंसर इज बी बिकॉज यहाँ हम प्रायर कंसेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 34। यहाँ हम MBC लिमिटेड की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी, ये भी अपना एजीएम कंडक्ट करना चाहती है पुणे के अंदर, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ये है जयपुर के अंदर। क्या ये कंपनी कर सकती है? सो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन 35। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ जो कंपनी है वो एक लिस्टेड कंपनी है, इट इज़ नॉट एन अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। रेफरेंस हमारा सेम यूज़ होगा, सेक्शन नंबर 96। सवाल ये कह रहा है कि एक लिस्टेड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक सिटी के अंदर है और इसका एजीएम ये कंपनी किसी और सिटी में कंडक्ट करना चाहती है, क्या ये कर सकती है? वेल सी सेक्शन 96 वही बोल रहा है कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो उसको अपना एनुअल जनरल मीटिंग सेम सिटी में करना होगा जिस सिटी के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में करना होगा, ठीक है। ओनली फॉर एन अनलिस्टेड कंपनी वो लोग किसी और सिटी के अंदर भी अपना एजीएम कर सकते हैं अगर सारे के सारे मेंबर्स ने प्रायर कंसेंट दिया है इलेक्ट्रॉनिक या रिटन फॉर्म में, बट वो प्रोविजन जो है वो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है। लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपलसरी है हर बार एनुअल जनरल मीटिंग या तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर होगा या इट इज़ गोइंग टू हैपन इन द सेम सिटी विद द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, राइट। सो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये MBC लिमिटेड जो है ये पुणे में अपना एजीएम नहीं रख सकती, इसको जयपुर में ही अपना एजीएम रखना पड़ेगा, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर या कहीं और, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमें चार ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होगा, ऑप्शन सेम ही है। सो हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी, नो, दिस काइंड ऑफ एजीएम कैन नॉट बी हेल्ड, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 33। द फर्स्ट एजीएम ऑफ अ 1 person कंपनी शैल बी हेल्ड डैश। Options are within 6 months from the end of financial year, within 9 months from the end of financial year, within 12 months from the end of financial year, or none of these। एक 1 person कंपनी की पहली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? ना प्लीज नोट कीजिए, यहाँ रेफरेंस इज सेक्शन 96 जो एजीएम के बारे में बात करता है, पर सेक्शन 96 1 person कंपनीज पे अप्लाई ही नहीं करता, राइट। 1 person कंपनी में एक ही मेंबर होता है और एक ही मेंबर अपने आप के साथ तो मीटिंग करेगा नहीं, सो अकॉर्डिंगली एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है 1 person कंपनी को, सो कोई भी टाइम लिमिट अप्लाई ही नहीं करेगी, राइट। अकॉर्डिंगली यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी विच इज़ नन ऑफ दीज। 1 person कंपनी को कोई भी एजीएम कंडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्वेश्चन 32 टॉक्स अबाउट the intimation of the general meeting which has to be submitted to the registrar of companies। ये क्वेश्चन बोलता है कि देखिए कोई भी कंपनी अगर जनरल मीटिंग रखती है तो उस जनरल मीटिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उस जनरल मीटिंग और उससे रिलेटेड रेजोल्यूशंस के बारे में, राइट। जो भी रेजोल्यूशंस पास हुए उनकी डिटेल्स फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। सो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा है और उसे कितने दिन में फाइल करना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सो यहाँ देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज MGT 14 in 30 days, देन MGT 14 in 15 days, नेक्स्ट इज MGT 7 in 30 days एंड नेक्स्ट इज MGT 7 in 15 days। इनमें से करेक्ट आंसर आपका क्या है, राइट। नाउ यहाँ पर द रेफरेंस यूज्ड इज सेक्शन नंबर 117। सेक्शन 117 बोलता है कि देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस जिसके लिए ROC को इंटीमेट करना होता है विद इन 30 days ऑफ पासिंग सच रेजोल्यूशंस। द फॉर्म इज MGT 14 एंड इसको 30 days के अंदर फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द फर्स्ट वन विच इज MGT 14 in 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 कहता है कि कंपनी है
उसने अपनी EGM होल्ड करी। उसका जो शेड्यूल्ड डेट था वो था 20 मार्च ऑफ 2020, लेकिन क्या हुआ 20 मार्च 2020 को कोरम प्रेजेंट नहीं था, उस वजह से ये जो मीटिंग थी ये अडजर्न हो गई। 25 मार्च 2020 को अब ये अडजर्न मीटिंग कंडक्ट हुई। उस अडजर्न मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, राइट। आपसे ये सवाल पूछा गया है, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास हुआ है अडजर्न मीटिंग में, उसकी ऑफिशियल डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन क्या मानी जाएगी। यानी कि जब मिनट्स वगैरह प्रिपेयर होंगे या जब भी कोई रेफर करता है इस पर्टिकुलर डिसीजन को, तो इसका रेजोल्यूशन का डेट क्या माना जाएगा। वेदर इट इज़ गोइंग टू बी 20 मार्च जो कि ओरिजिनल EGM का डेट था, क्या वो डेट मानी जाएगी। दिस पर्टिकुलर डिसीजन, इस डिसीजन की डेट क्या मानी जाएगी। क्या ये जो ओरिजिनल मीटिंग की डेट थी, क्या हम 20 मार्च को कंसिडर करेंगे डिसीजन का डेट, या फिर जो अडजर्न्ड मीटिंग थी उसकी जो डेट है उसको हम कंसिडर करेंगे इस डिसीजन के लिए, दैट इज 25 मार्च। या फिर थर्ड ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, या फिर द चेयरमैन हैज़ द राइट टू डिसाइड। चेयरमैन डिसाइड करेगा कौन सी डेट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन, राइट। सो यहाँ पर हमारा रेफरेंस इज सेक्शन 116। सेक्शन 116 कहता है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन अडजर्न्ड मीटिंग में पास होता है तो हम उस रेजोल्यूशन का डेट अडजर्न्ड मीटिंग का डेट मानेंगे, हम ओरिजिनल मीटिंग का डेट नहीं मानेंगे। अडजर्न्ड मीटिंग में पास हुए रेजोल्यूशंस का डेट अडजर्न्ड मीटिंग का डेट ही माना जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अडजर्न्ड मीटिंग हमारी 25 मार्च को हुई थी, सो उस रेजोल्यूशन का जो डेट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 25 मार्च विच इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखते हैं। क्वेश्चन 30 टॉक्स अबाउट अ कंपनी XLM लिमिटेड। ये जो XLM लिमिटेड है इसने एक और कंपनी के कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। दैट अदर कंपनी, दूसरी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, ठीक है। सो बेसिकली XLM लिमिटेड जो है वो ABC लिमिटेड की शेयर होल्डर है, ठीक है। अब ABC लिमिटेड जो है वो जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली वो जो एक नोटिस है वो XLM लिमिटेड को भी सेंड करते हैं और बाकी सारे शेयर होल्डर्स को भी नोटिस सेंड करते हैं। व्हाट हैपेंस इज जो XLM लिमिटेड है, अब वो तो कंपनी है, कंपनी खुद तो जाके मीटिंग अटेंड कर नहीं सकती क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है। तो क्या होता है XLM अपने बिहाफ पर एक दूसरे पर्सन मिस्टर X को अपॉइंट करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स ऑफ ऑल द कंपनीज जिसमें भी इस XLM ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब ये जो मिस्टर X है ही इज सपोज टू गो एंड अटेंड द मीटिंग ऑफ ABC लिमिटेड। अब क्या होता है XLM किसी कारण से उस मीटिंग में नहीं जा सकते, हो सकता है बीमार है या हो सकता है उनके कुछ दूसरे एंगेजमेंट्स हैं, किसी जगह पे बिजी हैं। X कैन नॉट गो एंड अटेंड द मीटिंग ऑफ ABC लिमिटेड की मीटिंग वो अटेंड नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे में मिस्टर X के पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि मिस्टर X को कंपनी को बोलना चाहिए कि वो जनरल मीटिंग पोस्टपोन कर दे, यानी कि ABC ना वो अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करके किसी और डेट को रखे ताकि मिस्टर X उसे अटेंड कर पाए, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज मिस्टर X अपने बिहाफ पर एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर लें और वो जो प्रॉक्सी है वो जाकर मीटिंग अटेंड करे ABC लिमिटेड की। तीसरा ऑप्शन इज नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल। फोर्थ ऑप्शन इज XLM लिमिटेड को किसी और पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए। अभी तो उन्होंने मिस्टर X को अपॉइंट कर रखा है एज द रिप्रेजेंटेटिव, XLM को किसी और को अपॉइंट करना चाहिए टू अटेंड द मीटिंग ऑफ दिस ABC लिमिटेड। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। ना यहाँ हमारा रेफरेंस जो यूज हो रहा है विच इज सेक्शन 113 का रेफरेंस है। सेक्शन 113 टॉक्स अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसका कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो इट विल हैव ऑल द राइट्स रिलेटिंग टू द मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पर भी ये जो XLM लिमिटेड है उसने जो मिस्टर X को अपॉइंट किया है, मिस्टर X के पास एज अ मेंबर सारे के सारे राइट्स हैं। ही कैन वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, ही कैन वोट बाय पोल, ही कैन डिमांड अ पोल, ही कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। सो सारे के सारे रिलेटेड राइट्स रिलेटिंग टू द मेंबर, वो सारे के सारे राइट्स मिस्टर X के पास हैं, राइट। अकॉर्डिंगली हमें आंसर सेलेक्ट करना है। इसका क्या मतलब है कि मिस्टर X चाहें तो अपने बिहाफ पर एक प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकते हैं और वो प्रॉक्सी जो है वो भी इस ABC लिमिटेड की कंपनी की मीटिंग को अटेंड कर सकता है। दैट इज़ वन पॉसिबल ऑप्शन। सो सर्टनली इन 4 ऑप्शंस में से देखें
तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत लगता है। फर्स्ट ऑप्शन में हम कह रहे हैं कि एबीसी अपनी मीटिंग ही पोस्टपोन कर दे, क्यों भाई, ऐसा क्यों। थर्ड ऑप्शन भी गलत लग रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। यहाँ सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि मिस्टर एक्स कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, वो प्रॉक्सी मिस्टर एक्स के बेसिस पर जा सकता है, क्योंकि मिस्टर एक्स इज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। एक्स के पास सारे राइट्स हैं जो एक नॉर्मल मेंबर के पास होते हैं। द फोर्थ ऑप्शन इज एक्सएलएम को किसी और को अपॉइंट करना चाहिए, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ईदर बी और D. So अपन यहाँ पर since there is a confusion between these two options, we are going to go with the option which is most suitable according to the provision that we have. Also अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पूछा गया है what will you suggest him, यानी कि मिस्टर एक्स को क्या सजेशन दिया जाएगा। तो मिस्टर एक्स कंपनी को नहीं बोल सकते कि आप मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर दीजिए। मिस्टर एक्स अपने बिहाफ पर एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। दैट इज अ फीजिबल ऑप्शन। अकॉर्डिंगली आवर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 बात करता है MPL लिमिटेड के बारे में। MPL लिमिटेड जो है वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है AGM के अंदर, क्या हम ये बिजनेस पोस्टल बैलेट से कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आर येस आप कर सकते हैं, नो आप नहीं कर सकते, हाँ आप कर सकते हैं अगर मेंबर्स अप्रूव करें, हाँ आप कर सकते हैं अगर कोर्ट अप्रूव करे, राइट ना। यहाँ बेसिकली हम पोस्टल बैलेट की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस पोस्टल बैलेट से कंडक्ट हो सकता है या नहीं। यहाँ रेफरेंस इज योर सेक्शन नंबर 110। सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट के बारे में बात करता है। ये कहता है कुछ सर्टन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैव बीन लिस्टेड इन सेक्शन 110 जो बोले गए हैं कि किसी भी हालत में पोस्टल बैलेट का ऑप्शन देना ज़रूरी है कंपनी को, अपने मेंबर्स को, उन बिजनेसेस के लिए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बोला गया है कि अगर कंपनी ऑर्डिनरी बिजनेस कर रही है तो पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकती, उसे मीटिंग के अंदर ही करना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि इफ़ अ कंपनी इज डूइंग एनी बिजनेस वेर इन द डायरेक्टर्स और द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी आर सपोज टू बी हर्ड, देन वो वाले बिजनेस भी जनरल मीटिंग में ही होंगे, वो पोस्टल बैलेट से नहीं होंगे। ठीक है, अब ज़रा नोटिस करते हैं यहाँ हम कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं। यहाँ हम अपॉइंटिंग द ऑडिटर इन द AGM की बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस हमारा क्या होता है, देखिए AGM के अंदर 4 टाइप के बिजनेसेस अगर कंडक्ट होते हैं तो उसे हम ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। वन इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेकंड इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल एंड फोर्थ इज डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। तो यहाँ हम सेकंड वाले की बात करें विच इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। यहाँ ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है AGM के अंदर। दिस इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड ऑर्डिनरी बिजनेस हम पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते, राइट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नो, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। ये पोल के बारे में क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए एक कंपनी है, उसका जो कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल, दैट इज 1 लाख रुपीज़। नाउ दिस 1 लाख रुपीज़ इज बेसिकली 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, अब ये कंपनी को अपना EGM होल्ड करना है। ओके, नाउ इस EGM के अंदर एक पर्सन है मिस्टर L जो कि 500 शेयर्स होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर, एक है मिस्टर M जो कि 200 शेयर्स होल्ड करते हैं, और उसके अलावा ये जो मिस्टर M है ये एक और किसी थर्ड मेंबर मिस्टर Y के प्रॉक्सी भी हैं। ठीक है, और वो जो मिस्टर Y है वो 400 शेयर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि मिस्टर L के पास 500 शेयर्स है खुद के, मिस्टर M के पास हैं 200 शेयर्स खुद के, प्लस वो मिस्टर Y के 400 शेयर्स को भी एज अ प्रॉक्सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब आपसे सवाल पूछा गया है क्या इस EGM के अंदर पोल डिमांड किया जा सकता है बाय मिस्टर L एंड मिस्टर M। ओके ना, यहाँ पर आपको पोल कौन डिमांड कर सकता है ये पता होना चाहिए, राइट। सो रेलिवेंट, सो यहाँ हमारा रेलिवेंट सेक्शन इज 109 सेक्शन टॉक्स अबाउट पोल, राइट। इस सेक्शन में लिखा है कि मेंबर्स अलोंग विद प्रॉक्सीज इफ दे आर होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द कंपनी देन दे कैन डिमांड अ पोल। ओके, सो यहाँ देखा जाए तो ये मिस्टर L और M अगर टुगेदर दे आर होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द कंपनी, तो इन दैट केस ये लोग पोल डिमांड कर सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए मिस्टर L के पास हैं 500 शेयर्स, M के पास हैं खुद के 200 शेयर्स और 400 शेयर्स मिस्टर Y के, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1100 शेयर्स। ठीक है, टोटल शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं। सो इन अ वे यहाँ हम कह सकते हैं कि मोर देन 10% वोटिंग पावर है विथ मिस्टर L एंड M, अकॉर्डिंगली वो लोग पोल डिमांड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन इज येस, नो, कांट से एंड इनसफिशिएंट डिटेल्स। करेक्ट आंसर इज A विच इज येस। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन इज क्वेश्चन 27। इसमें बात कर रहे हैं हम PQR लिमिटेड के बारे में। PQR लिमिटेड जो है EGM होल्ड करना चाहते हैं ऑन द 25th ऑफ मार्च ऑफ 2020। दोपहर में 1 बजे ये लोग EGM होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कंपनी जो है ये ई वोटिंग की फैसिलिटी अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है। सो ई वोटिंग का जो फैसिलिटी है उन्होंने स्टार्ट किया 20th मार्च को 5 PM को, एंड दे आर एंडिंग दिस ई फैसिलिटी ऑन द 25th ऑफ मार्च ऑन 10 AM इन द मॉर्निंग। ये टाइम पीरियड के अंदर ई वोटिंग फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है अपने शेयर होल्डर्स को। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये वैलिड है? ओके ना, यहाँ पर ई मोड ऑफ वोटिंग वो आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए रेलिवेंट सेक्शन इज योर सेक्शन 108 और रेलिवेंट रूल्स दैट टॉक्स अबाउट ई मोड ऑफ वोटिंग। उसके अंदर देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी ई मोड ऑफ वोटिंग प्रोवाइड करती है तो मीटिंग से पहले मिनिमम 3 डेज़ के लिए वो ई वोटिंग का पीरियड जो है वो ओपन होना चाहिए। मिनिमम 3 डेज़ के लिए उसे ओपन रखना है ताकि शेयर होल्डर्स वोट कर सकें। सेकेंड चीज़ जो लिखी है वो ये है कि ई मोड ऑफ वोटिंग जो है इट शुड फिनिश एट 5 PM बिफोर द डेट ऑन विच द मीटिंग इज सपोज टू बी हेल्ड। यानी कि मीटिंग इस केस में हो रही है 25 मार्च को, तो यानी कि 24 मार्च को शाम को 5 बजे तक ये ई वोटिंग की फैसिलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज स्टेटेड इन सेक्शन 108 एंड रेलिवेंट रूल्स, ठीक है। अब ज़रा मुझे उस हिसाब से देख के बताइए क्या ये PQR लिमिटेड जो कर रहे हैं वो सही है, इज़ इट वैलिड? सो यहाँ पर मिनिमम 3 डे क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। दे आर प्रोवाइडिंग ऑन 20th मार्च ऑनवर्ड्स टिल 25th ये लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ गुड इनफ डे। 3 दिन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन सेकेंड क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखिए यहाँ ये कंपनी 25 मार्च जिस दिन मीटिंग है उस दिन सुबह को 10 बजे अपना ई वोटिंग का मेथड जो है उससे ख़त्म करना चाह रहे हैं। दिस इज़ नॉट अलाउड। दे हैव टू फिनिश इट ऑन 24th ऑफ मार्च इवनिंग में 5 बजे तक, राइट। सो वो क्राइटेरिया उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया। अगर उससे भी सेटिस्फाई कर दें देन दे आर वेल विद इन लॉ, राइट। सो अकॉर्डिंगली इज इट वैलिड और नॉट, हमें 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। फर्स्ट इज़ येस, सेकेंड इज़ नो क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो कम है फ्रॉम द रिक्वायर्ड। The third option is no because the facility should close earlier, इसे थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। Fourth option is no because e-voting facility is only available to listed companies, राइट। इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी C विच इज़ नो बिकॉज फैसिलिटी शुड क्लोज अर्लियर। ये क्लोज हो रही है 25 मार्च को सुबह को 10 बजे। इट शुड क्लोज ऑन 24th ऑफ मार्च इवनिंग में 5 बजे, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी C। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि एक कंपनी है, उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए हर जनरल मीटिंग के अंदर चेयरमैन बनने वाले हैं, राइट। अब क्या होता है, कंपनी EGM होल्ड करती है और उस EGM के अंदर जो सारे के सारे मेंबर्स हैं दे वांट टू अपॉइंट मिस्टर बी एज द चेयरमैन। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये वैलिड है? इससे रिलेटेड चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके चलो स्टेटमेंट्स फर्स्ट, वील रीड द स्टेटमेंट्स एंड देन वी आर गोइंग टू सी द प्रोविजन। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन सेज कि मिस्टर बी को अपॉइंट कर सकते हैं अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए। सेकेंड ऑप्शन सेज कि मिस्टर ए ही चेयरमैन रहने वाले हैं क्योंकि आर्टिकल में ऐसा लिखा है। थर्ड ऑप्शन सेज कि मिस्टर बी को अपॉइंट कर सकते हैं अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अग्री बाय शो ऑफ हैंड्स। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता है, राइट। नाउ चेयरमैन से रिलेटेड आर रेलिवेंट सेक्शन इज सेक्शन 104। सेक्शन 104 के अंदर बोला गया है कि चेयरमैन इज गोइंग टू बी द पर्सन हु इज नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है इस बारे में, इन दैट केस हमारे मेंबर्स जो है वो रेज ऑफ हैंड से दे कैन अपॉइंट समवन एज द चेयरमैन, राइट। बट अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा है देन ऑलवेज द पर्सन हु इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स वही चेयरमैन होंगे। अदरवाइज आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ेगा टू अपॉइंट समवन एल्स एज द चेयरमैन, राइट। सो ये हमारा सेक्शन 104 कह रहा है। अकॉर्डिंगली इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी विच इज मिस्टर ए इज गोइंग टू बी द चेयरमैन क्योंकि आर्टिकल्स में मिस्टर ए का नाम लिखा है। सो शेयर होल्डर्स मिस्टर बी को अपॉइंट नहीं कर सकते, ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, ना यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके, ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ थोड़े से 10-12 स्पेशल सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 से कि सेक्शन 96 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑप्शंस आर 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। इसमें आपको पता होना चाहिए सेक्शन 96 किस बारे में। सेक्शन 96 टॉक्स अबाउट AGM। AGM के प्रोविजंस कौन सी कंपनी पे अप्लाई नहीं करते हैं,
राइट। सो यहाँ ये 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही मेंबर है, इस वजह से 1 पर्सन कंपनी के ऊपर कोई जनरल मीटिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते। सेक्शन 96 इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, EGM यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन से सेक्शन में कवर्ड है? ओके, इसमें आपको सेक्शन याद होने चाहिए। ऑप्शंस इज 96, 100, 102, 95, राइट ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 100। EGM से रिलेटेड हमारा सेक्शन इज सेक्शन नंबर 100। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन 23 देखते हैं। पोल कैन बी डिमांडेड बाय डैश। 4 ऑप्शंस हैं। मेंबर्स जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है और कंपनी की, सेकंड चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग, थर्ड इज A और B एंड द फोर्थ इज मेंबर्स हैविंग 1/5 वोटिंग पावर। इनमें से करेक्ट आंसर क्या है ना? यहाँ पर हमारा रेफरेंस यूज हो रहा है सेक्शन 109 का। सेक्शन 109 पोल के बारे में बात करता है। इट सेज दैट पोल डिमांड कर सकते हैं सुओ मोटो, कौन? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, वो चाहे तो पोल डिमांड कर सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया इज मेंबर्स और प्रॉक्सीज अगर साथ में इनके पास 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी है तो वो लोग भी पोल डिमांड कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि अगर मेंबर्स और प्रॉक्सी के पास मिनिमम 5 लाख रुपीज तक का पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी के अंदर, तो इन दैट केस दे कैन ऑल्सो डिमांड अ पोल, राइट। सो ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं पोल डिमांड करने के लिए, राइट। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है ही, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। सेकेंड इज चेयरमैन, ये भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज ईदर A और B, राइट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/5 वोटिंग पावर, ये तो गलत ऑप्शन है, राइट। सो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 22। ये कह रहे हैं कि एक कंपनी जो है ई मोड से वोटिंग करना चाहती है और पोस्टल बैलेट से वोटिंग करना चाहती है, तो अब जो वोट्स आएंगे तो उसे काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने के लिए एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा। ये आपसे पूछ रहे हैं कि एक एम्प्लॉई जो है कंपनी का हायर्ड एम्प्लॉय, क्या उसे हम स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर सकते हैं? ऑप्शंस आर येस कर सकते हैं, ट्रू, इट इज़ फॉल्स, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड, पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स, राइट। सो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को हम स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर सकते हैं वोट्स काउंट करने के लिए कि नहीं। वेल सी, अगर कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो एक एम्प्लॉय तो कंपनी के लिए काम करता है, ही इज़ गेटिंग सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय फ्रॉम द कंपनी एंड ही इज़ डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। सो वो बायस हो जाएगा कंपनी की तरफ, ही माइट नॉट काउंट द वोट्स प्रॉपरली। अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय स्क्रूटनाइजर नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, ये बात कहीं लिखी है क्या? ये बात ई मोड और पोस्टल बैलेट से रिलेटेड सेक्शंस के अंदर लिखी हुई है। दैट इज़ योर सेक्शन नंबर 108। ओके, सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। एम्प्लॉय कैन नॉट बी द स्क्रूटनाइजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वोटिंग इन द जनरल मीटिंग? जनरल मीटिंग के अंदर जिस तरीके से हम वोट करते हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा वो तरीका जनरल मीटिंग के अंदर वोट करने का नहीं है, राइट। ऑप्शंस आर शो ऑफ हैंड्स, या फिर पोल, या पोस्टल बैलेट, या नन ऑफ दीज, राइट। नाउ शो ऑफ हैंड्स इज हाथ ऊपर करके वोट करना, विच हैपन्स इन द जनरल मीटिंग। पोल ऑल्सो हैपन्स इन द जनरल मीटिंग। पोल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पोलिंग पेपर्स टू ऑल द मेंबर्स एंड दे वोट in the polling papers in proportion to the voting power that they have, right. Then postal ballot होता है। postal ballot के अंदर लेटर जाता है मेंबर के घर पे या उसके एड्रेस पे, फिर वो वहाँ से वोटिंग करते हैं and they send it to the company. So postal ballot is a method जो जनरल मीटिंग के अंदर नहीं होता, right. So your correct answer here is going to be C, postal ballot. Question 20 देखते हैं। proxy form has to be submitted at least dash before the general meeting. देखिए, कोई भी मेंबर होता है, अगर मान लो वो जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो अपने बिहाफ पर एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, राइट। दैट प्रॉक्सी इज गोइंग टू अटेंड द जनरल मीटिंग। अगर मीटिंग के अंदर वोटिंग बाय पोल होती है तो वो प्रॉक्सी पोल से वोट भी कर सकता है। सो प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए जो मेंबर है उसे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और वो फॉर्म जो है वो कंपनी को सेंड करना पड़ता है। तो वो जो फॉर्म है वो कंपनी को कब तक देना होता है? अगर जनरल मीटिंग स्पेसिफिक डेट पर है तो ऑब्वियसली जनरल मीटिंग से पहले देना होता है, बट कितना पहले वो फॉर्म कंपनी तक पहुंच जाना चाहिए। सो यहाँ हमारा रेलेवेंट सेक्शन इज सेक्शन 105। सेक्शन 105 बोलता है कि प्रॉक्सी अपॉइंट करने का फॉर्म जो है वो एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग पहुंच जाना चाहिए कंपनी के पास, तभी वो प्रॉक्सी वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज वो प्रॉक्सी वैलिड नहीं माना जाएगी, राइट। तो हमारे 4 ऑप्शन इज 2 days, 48 hours, 7 days एंड 24 hours. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज B, 48 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है वो फॉर्म कौन सा है? सो अगेन यहाँ पे रेफरेंस हमारा सेक्शन 105 का ही आएगा।
अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जनरल मीटिंग से एटलीस्ट 48 आवर्स पहले एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है मेंबर को, अगर वो प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है। तो फॉर्म का नाम क्या है, राइट? ऑप्शंस आर MGT 7, MGT 8, MGT 11, MGT 14। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर इज MGT 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राइवेट कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर मिनिमम कोरम कितना होता है, राइट? सो यहाँ पर कोरम से रिलेटेड आपका रेलेवेंट सेक्शन इज 103। 103 बोलता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसका मिनिमम कोरम 2 मेंबर्स है, दे शुड बी पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग फॉर द कोरम टू बी वैलिड एंड द मीटिंग टू बी वैलिड, राइट? सो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं, 7 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 2 मेंबर्स एंड 10 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी, विच इज 2 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल। जनरल मीटिंग के कितने क्लियर डेज पहले तक नोटिस सेंड हो जाना चाहिए? ऑप्शंस आर 30 क्लियर डेज, 14 क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज एंड 45 क्लियर डेज। करेक्ट आंसर हियर इज सी, 21 क्लियर डेज। रेफरेंस इज सेक्शन 101। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनुअल रिटर्न का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है? हर कंपनी को हर साल के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, वो एनुअल रिटर्न का फॉर्म कौन सा है? ऑप्शंस इज MGT 7, MGT 8, MGT 9 एंड MGT 10। देखिए यहाँ पर रेफरेंस इज योर सेक्शन 92 सेक्शन के अंदर एनुअल रिटर्न की बात की गई है। जो मेन एनुअल रिटर्न का फॉर्म है दैट इज MGT 7, राइट? सो योर करेक्ट आंसर हियर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि किसी भी कंपनी की पहली जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने के कितने मंथ्स के अंदर अंदर हो जानी चाहिए? ऑप्शंस आर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। रेफरेंस इज सेक्शन 96। सेक्शन 96 बोलता है कि हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग रखनी है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद विद इन 9 मंथ्स हो जानी चाहिए, और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कोई एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद जो सब्सिक्वेंट AGMs होती हैं दे शुड हैपन विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और इसके लिए 3 महीने का एक्सटेंशन ROC से लिया जा सकता है, राइट? सो यहाँ पर हम फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें, सो इट शुड हैपन विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी। Next question, can annual general meeting be held on a national holiday? The answer is no. Again, reference is section number 96. National holiday के दिन annual general meeting नहीं हो सकती कंपनी की। National holidays कौन सी? 3 national holidays होती है हमारी। 2 अक्टूबर होती है, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बात कर रहा है क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर्स के बारे में। इसमें बोला गया है कि पूरे साल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपनी जो रजिस्टर्स हैं उनको कितने टाइम के लिए क्लोज कर सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड सिक्योरिटी होल्डर्स, राइट ना। यहाँ पर रेफरेंस आ जाएगा सेक्शन नंबर 91 का। सेक्शन 91 के अंदर क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर की बात की जा रही है कि अगर किसी कारण से कंपनी उन रजिस्टर्स के अंदर एंट्री नहीं डालना चाहती या उन्हें इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं करना चाहती तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर्स। इसके लिए कितना टाइम प्रिस्क्राइब्ड है वो सेक्शन 91 के अंदर लिया हुआ है। इट सेज दैट एट अ स्ट्रेच एक रजिस्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्लोज हो सकता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, एंड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर द टोटल पीरियड इज 45 डेज। उससे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्स को क्लोज नहीं कर सकती, राइट? अदरवाइज पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है। सो यहाँ पूछा जा रहा है कि पूरे साल के अंदर मैक्सिमम कितने डेज के लिए कंपनी रजिस्टर्स क्लोज कर सकती है। ऑप्शंस इज 10 डेज, 20 डेज, 45 डेज या 30 डेज। सो करेक्ट आंसर इज 45 डेज। पूरे साल के अंदर 45 डेज तक कंपनी रजिस्टर्स को क्लोज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 भी सेक्शन 91 के बारे में ही है ना। यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर्स की बात की जा रही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि एट अ स्ट्रेच एक बार में वन टाइम कितने टाइम के लिए वो रजिस्टर्स क्लोज किए जा सकते हैं, ये पूछा गया है आपसे, राइट? सो ऑप्शन इज 10 डेज, 20 डेज, 45 डेज एंड 30 डेज। सो एट अ स्ट्रेच एक बार में मैक्सिमम 30 डेज के लिए कंपनी रजिस्टर्स को क्लोज कर सकती है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कंपनी को कौन से कंपल्सरी रजिस्टर्स मेंटेन करने जरूरी हैं। ऑप्शंस इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ रेफरेंस है सेक्शन 88। सेक्शन 88 बोलता है कि ये सारे ही टाइप के रजिस्टर्स हर कंपनी को मेंटेन करना जरूरी है। सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी, ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद हमारे 10 और केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। सो लेट्स सॉल्व देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Now in the general meeting of XYZ Limited एक कंपनी है, उस कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है। अब इस जनरल मीटिंग के अंदर
5500 मेंबर्स आए हैं, जिसमें से 500 लोग एक्चुअली खुद से नहीं आए हैं, उनकी प्रॉक्सीज आए हैं। 500 members are basically proxies, so ये members नहीं कह सकते, 500 people are basically proxies, ठीक है। so total वहाँ 5500 लोग हैं, जिसमें से 5000 लोग तो एक्चुअल में members हैं और बाकी 500 people they are basically proxies of other members। ओके अब यहाँ वोटिंग हो रही है बाय शो ऑफ हैंड्स। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कितने वोट्स इन फेवर होने चाहिए। ओके अच्छा, ऑप्शंस आर 2750, 2751, 2500 या फिर 2501, राइट। अच्छा यहाँ पर रेफरेंस हमारा यूज़ होगा सेक्शन 114 का। सेक्शन 114 में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है ये बता रखा है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बेसिकली मीन्स वेयर द वोट्स इन फेवर आर मोर देन द वोट्स अगेंस्ट, ठीक है। बेसिकली वी कैन से मोर देन 50% वोट्स आर इन फेवर, तब जाके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। अनदर सेक्शन विच इज़ यूज्ड हियर इज सेक्शन 105, जो प्रॉक्सीज के बारे में बात करता है। हमें पता है कि प्रॉक्सीज जो है दे आर नॉट काउंटेड जब हम शो बाय हैंड्स की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉक्सीज डोंट हैव द राइट टू वोट बाय शो ऑफ हैंड्स। प्रॉक्सी ज़्यादा से ज़्यादा पोल से वोट कर सकते हैं या फिर दे कैन डिमांड द पोल ऑल्सो, बट वो शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि 5500 मेंबर्स में से 500 लोग तो वोट ही नहीं कर सकते, तो एक्चुअल में एलिजिबल लोग कितने हो गए 5000 मेंबर्स जो शो ऑफ हैंड से वोट करेंगे। इसमें से मोर देन 50% लोगों ने अगर हाँ बोला तो उसे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कह सकते हैं। मोर देन 50% मतलब हाफ, तो इसका हो जाएगा 2500। 2500 से ज़्यादा लोग हाँ बोलने चाहिए। सो हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी, दैट इज 2501। इतने लोग अगर इन फेवर वोट करते हैं देन वी आर गोइंग टू से दैट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है XYZ लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के अंदर ना XYZ लिमिटेड के अंदर एक पर्सन है मिस्टर X। ये जो मिस्टर X हैं इन्होंने अपने शेयर्स के ऊपर कॉल मनी नहीं दिया है, यानी कि कुछ पैसा उनको शेयर्स पे करना था, उतना पूरा का पूरा अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है। उन्होंने थोड़ा सा जो कॉल का अमाउंट है वो पे नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी जनरल मीटिंग होल्ड करती है। जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी सेज कि हम मिस्टर एक्स को वोटिंग पावर अलाउ नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज मिस्टर एक्स जो है उन्होंने अपने शेयर्स का पूरा पैसा नहीं दिया, उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया, राइट। अच्छा, इस बारे में आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा। ना द क्वेश्चन इज, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या कंपनी मिस्टर एक्स के वोटिंग राइट्स को होल्ड पे रख सकती है क्योंकि उन्होंने कॉल्स नहीं दिए, जबकि इस बारे में कुछ भी आर्टिकल्स में नहीं लिखा है। सो यहाँ देखिए हमारा सेक्शन का रेफरेंस है सेक्शन 106। सेक्शन 106 टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंड वोटिंग राइट्स। इसमें लिखा है, देखिए अगर कोई कंपनी के आर्टिकल्स में अगर लिखा है कि एक शेयर होल्डर ने अपना पैसा नहीं दिया बराबर कॉल्स पे, या कोई और सम उससे ड्यू है जो उसने पे नहीं किए, तो ऐसे में अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो उस पर्सन की वोटिंग पावर होल्ड की जा सकती है। हाउएवर अगर आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा देन कंपनी वोटिंग पावर को होल्ड पे नहीं डाल सकती ऐसे शेयर होल्डर की। इन दैट केस यहाँ पे देखिए मिस्टर एक्स जो है उनकी वोटिंग पावर होल्ड पे डाली जा सकती है क्या? वेल द आंसर इज नो, क्योंकि आर्टिकल्स में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमें चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन से कि हाँ वैलिड है, इसकी वोटिंग राइट्स को होल्ड किया जा सकता है। सेकंड है दिस इज इनवैलिड, वोटिंग राइट्स को होल्ड पे नहीं डाला जा सकता। फोर्थ बोल रखा है वैलिड है अगर आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन अलाउ हो तो, एंड फिफ्थ है वैलिड है अगर कोर्ट अलाउ कर दे तो। सो यहाँ करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी, वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्ट की जा सकती हैं अगर आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हो तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एक कंपनी है वो जनरल मीटिंग होल्ड करने वाली है। जनरल मीटिंग की डेट है 15 मार्च 2020। इनके एक शेयर होल्डर है मिस्टर करण, ठीक है। नाउ मिस्टर करण जो है वो मीटिंग के अंदर मोस्ट लाइकली नहीं आ पाएंगे बिकॉज ही इज़ बिजी। सो वो क्या सोच रहे हैं, वो प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हैं अपने बिहाफ पर। सो 12 मार्च को उन्होंने क्या किया, प्रॉक्सी का फॉर्म फिल करा और कंपनी के अंदर जाके हाथ में देकर आ गए और उसमें उन्होंने अपॉइंट किया मिस्टर रमन को एज हिज प्रॉक्सी, ठीक है। अब क्या हुआ, 13 मार्च आई। 13 मार्च को उन्होंने अपना मन बदल लिया, उन्हें लगा कि मिस्टर रमन को नहीं बनाना चाहते वो प्रॉक्सी, वो बनाना चाहते हैं प्रॉक्सी मिस्टर कृष्णा को। तो उन्होंने 13 मार्च को एक फ्रेश फॉर्म फिल किया, उसे कंपनी में जाके डिपॉजिट करके आ गए और वहाँ उन्होंने मिस्टर कृष्णा को अपॉइंट कर दिया एज हिज प्रॉक्सी, ठीक है। फिर 14 मार्च आई। 14 मार्च को दोबारा से उनका मन चेंज हुआ, उन्होंने दोबारा एक और नया फॉर्म फिल किया और इस बार उन्होंने मिस रेखा को बना दिया अपना प्रॉक्सी। फॉर्म सबमिट करके आ गए वो 14 मार्च को
टू दिस पर्टिकुलर कंपनीज ऑफिस, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर करण के बिहाफ पर हु इज़ गोइंग टू बी एक्टिंग एज द प्रॉक्सी। उन्होंने 3 डिफरेंट फॉर्म्स सबमिट किए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 15 मार्च को तो एग्जैक्टली जनरल मीटिंग ही है, राइट। सो आपके ऑप्शंस हैं मिस्टर कृष्णा, रेखा, रमन और नन ऑफ दीज, राइट। नाउ यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस यूज़ होगा दैट इज़ गोइंग टू बी सेक्शन नंबर 105। सेक्शन 105 प्रॉक्सीज के बारे में बात करता है। इसमें लिखा है कि प्रॉक्सी अपॉइंट की जा सकती है, लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है वो कंपनी तक पहुँच जाना चाहिए एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द जनरल मीटिंग, राइट। सो अकॉर्डिंगली अगर 48 आवर्स पहले कोई प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हुआ है तो वो वैलिड होगा, उसके बाद अगर सबमिट होता है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक मेंबर अगर एक से ज़्यादा प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करता है कंपनी को, ठीक है, तो उनमें से 48 आवर्स पहले सबमिट हुए वाले जितने भी फॉर्म्स रहते हैं उसमें जो लेटेस्ट फॉर्म रहता है दैट इज़ कंसिडर्ड, जो लेटेस्ट नाम कंपनी के पास आता है दैट पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज द प्रॉक्सी, राइट। मतलब जो लास्ट फॉर्म सबमिट हुआ है वो कंसिडर किया जाता है, राइट, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट इनवैलिड, एज लॉन्ग एज इट वो 48 आवर्स से पहले सबमिट हुआ, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 15 मार्च को जनरल मीटिंग है, 48 आवर्स पीछे चले जाएं तो दैट इज़ गोइंग टू बी 13 मार्च। 13 मार्च या उससे पहले प्रॉक्सी अगर सबमिट होती है तो वैलिड होगी, वरना वैलिड नहीं होगी। सो ये 14 मार्च मिस रेखा की प्रॉक्सी तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। उससे पहले 2 प्रॉक्सीज रिसीव हुई हैं मिस्टर रमन और कृष्णा के नाम पे, राइट। उसमें मिस्टर कृष्णा की जो प्रॉक्सी रिसीव हुई है वो लेटेस्ट थी, इसलिए हम मिस्टर कृष्णा की प्रॉक्सी को कंसिडर करेंगे। वो लास्ट डिसीजन था जो शेयर होल्डर था उसका। अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए विच इज़ मिस्टर कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस जो मीटिंग है इसका कोरम है 5, ओके। सो मीटिंग के अंदर अगर 5 लोग प्रेजेंट होते हैं देन द कोरम इज़ कंसिडर्ड वैलिड, द मीटिंग इज़ कंसिडर्ड वैलिड, ओके। अगर 5 से कम लोग प्रेजेंट होते हैं तो हम कोरम नहीं मानते, अकॉर्डिंगली मीटिंग जो है वो अडजर्न हो जाती है, राइट। सो अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी मीटिंग जैसे ही रखी तो उस दिन कोरम प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, मीटिंग अडजर्न हो गई, ठीक है। अब जब भी अडजर्न हुई, जो भी नेक्स्ट वीक को डेट थी उस दिन अडजर्न हुई, अडजर्न मीटिंग के अंदर सिर्फ 3 ही मेंबर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो अडजर्न मीटिंग है क्या वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली सवाल ये है कि अडजर्न मीटिंग के अंदर भी अगर कोरम नहीं आता, कोरम से कम लोग हैं, तो क्या वो अडजर्न मीटिंग वैलिड मानी जाएगी या नहीं, राइट। ना यहाँ आपका रेफरेंस यूज़ होता है सेक्शन 103 का। सेक्शन 103 कोरम के बारे में बात करता है। ये कहता है कि अगर मीटिंग के दिन कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग अडजर्न हो जाती है नेक्स्ट वीक, सेम प्लेस पे, सेम वेन्यू पे, सेम टाइम पे, राइट। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग जगह भी डिसाइड कर सकते हैं, अलग टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं, राइट। अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं उसे हम कोरम ही मानते हैं और वो मीटिंग वैलिड होती है एज लॉन्ग एज मिनिमम 2 से 2 मेंबर्स होने चाहिए, राइट, एडजर्न मीटिंग के अंदर। अब यहाँ देखिए एडजर्न मीटिंग के अंदर कोरम हमारा 5 है लेकिन 3 ही लोग आए हैं, ठीक है। तो 2 से तो ज़्यादा ही हैं, 2 तो है ही एटलीस्ट। सो दैट मीन्स यहाँ एडजर्न मीटिंग के अंदर भी जो 3 मेंबर्स आए हैं उन्हीं को हम कोरम कंसिडर करेंगे और ये मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, राइट। सो हमारे ऑप्शंस इज दिस अडजर्न मीटिंग इज वैलिड, इट इज़ फर्दर अडजर्न, इट इज़ इनवैलिड और इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एज पर द कंपनीज एक्ट। सो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वैलिड, ठीक है। ये अडजर्न मीटिंग वैलिड है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कंपनी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग में बहुत सारे लोग आए हैं, तो कौन कौन आया है वो आपको बताया गया है। देखिए 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आए हैं, पता नहीं क्यों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आ गए, बट ठीक है आए हैं, हमें बताया गया है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक मिस्टर एम आए हैं। मिस्टर एम बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव हैं एक वाई लिमिटेड के और एक एक्स लिमिटेड के। सो वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव कॉमन है विच इज़ मिस्टर एम आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टर ई एफ जी एच आए हैं जो कि कुछ शेयर होल्डर्स की प्रॉक्सीज हैं। उसके अलावा एक मिस्टर एल आए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से किस किस को कंसिडर किया जाएगा फॉर कोरम, कौन कौन कोरम में काउंट होगा और कौन कोरम में काउंट नहीं होगा। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। देखिए कोरम का हमारा जो रेलेवेंट सेक्शन है दैट इज योर सेक्शन 103, ठीक है। अब देखिए पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में काउंट नहीं होंगे कोरम में ऑब्वियसली, सो ये काउंट नहीं होंगे। सेकेंड देखते हैं मिस्टर एम जो वाई लिमिटेड को और एक्स लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर नॉट प्रॉक्सीज, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, सो दे विल बी कंसिडर्ड इन द कोरम,
ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट तो कंसिडर होगा ही होगा। थर्ड देखिए, ये 4 लोग हैं जो प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज जो हैं वो कोरम के अंदर काउंट नहीं होते हैं, सो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द कोरम। फोर्थ है मिस्टर एल जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव है, प्रॉक्सी नहीं है, तो इनको हम कोरम के अंदर काउंट करेंगे, तो फोर्थ भी काउंट होगा। अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सिर्फ एम काउंट होंगे, बाय द वे एम जो है वो 2 बार काउंट होंगे, 1 एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर वाई ऑफ वाई लिमिटेड एंड 1 एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स लिमिटेड, और ये जो एल है ये वन टाइम काउंट होंगे, ठीक है। सो हमारे करेक्ट ऑप्शंस देखिए क्या हो जाएगा अकॉर्डिंगली। बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट विच इज 2 and 4। 2 and 4 क्या है, मिस्टर एम और एल, ये दोनों ही काउंट होंगे कोरम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देखते हैं। यहाँ एक कंपनी जो है वो जनरल मीटिंग होल्ड कर रही है 31 अगस्त 2019 को। अब इस जनरल मीटिंग से पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ता है सारे के सारे शेयर होल्डर्स को। सो कंपनी जो है उन्होंने नोटिस दिया, ठीक है। नोटिस के अंदर उन्होंने टाइम, डेट, प्लेस, एजेंडा सब चीज़ स्पेसिफाई किया, प्रॉक्सी वगैरह का डिटेल्स भी लिखा कि हर शेयर होल्डर के पास राइट है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करने का सोच रही है, उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन पास करना चाहती है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन से रिलेटेड उनको एजेंडा लिखना चाहिए ना अपने नोटिस के अंदर। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है दैट देयर विल बी एन इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी बाय पासिंग रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन, बस इतनी सी बात लिखी है उन्होंने अपने नोटिस के अंदर, और वो नोटिस सेंड कर दिया, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं अटैच किया, ठीक है। नाउ आपसे पूछा जा रहा है इज दिस सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। यहाँ रेफरेंस यूज होगा सेक्शन नंबर 102 का जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है। देखिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाले सेक्शन में लिखा है कि ऑर्डिनरी बिजनेसेस के अलावा बाकी सारे बिजनेसेस जो स्पेशल बिजनेसेस हैं उनके लिए कंपनी को नोटिस के साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना है, जिसके अंदर कंपनी को बहुत सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी अबाउट द रेजोल्यूशन और द बिजनेस दैट विल बी कंडक्टेड इन द जनरल मीटिंग, जैसे कि मटेरियल फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, डायरेक्टर्स वगैरह की मैनेजरियल पर्सन्स की जो इंटरेस्ट हैं वो सब लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल है दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्पेशल बिजनेस, ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, राइट। सो यहाँ पर कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करनी चाहिए थी, इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के बारे में एडिशनल मटेरियल फैक्ट्स लिखने चाहिए थे, कंपनी ने वो सब नहीं लिखा, कंपनी ने सिर्फ इतना सा लिखा है। सो दिस इज नॉट सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, राइट। अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इज इट सफिशिएंट कंप्लायंस? ऑप्शंस आर नो इट इज़ नॉट, येस इट इज़, सेक्शन 101 इज सेटिस्फाइड लेकिन सेक्शन 102 इज नॉट सेटिस्फाइड, फोर्थ ऑप्शन इज इट इज़ अ सफिशिएंट कंप्लायंस इफ 95% शेयर होल्डर्स अग्री, ठीक है। सो यहाँ करेक्ट आंसर इज योर सी विच इज 101 तो सेटिस्फाइड है लेकिन 102 सेक्शन सेटिस्फाइड नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि एक कंपनी है अपनी जनरल मीटिंग रखना चाहती है 31 अगस्त 2019 को, इसको अपना नोटिस कब तक एटलीस्ट सेंड कर देना चाहिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का रेफरेंस इज सेक्शन नंबर 101। सेक्शन 101 के अंदर नोटिस ऑफ द मीटिंग के बारे में बोला गया है, बोला है जनरल मीटिंग जब भी होती है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग कंपनी को नोटिस सेंड कर देना चाहिए, ठीक है। अभी क्लियर डेज क्या है? क्लियर डेज मतलब जिस दिन मीटिंग हो रही है वो डेट नहीं इंक्लूड करनी, जिस दिन कंपनी सेंड कर रही है डिस्पैच कर रही है वो भी डेट इंक्लूड नहीं करनी। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 दिन ट्रांजिशन के जो हैं उनको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे भी उसके अलावा 21 क्लियर डेज होने चाहिए कंपनी को नोटिस सेंड करने के लिए। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू कैलकुलेट, अगर 31 अगस्त को मीटिंग हो रही है तो कब तक कंपनी को सेंड करना पड़ेगा नोटिस। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस। सो कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग डेट। देखिए मीटिंग की डेट इज़ योर 31 अगस्त, ठीक है। अब इसके बाद हमें 2 दिन ट्रांजिशन के काटने पड़ेंगे। 31 अगस्त को तो मीटिंग का है दिन, तो वो दिन भी नहीं गिनेंगे, 2 दिन ट्रांजिशन के हटा देंगे, और एक दिन जिस दिन कंपनी सर्व करती है नोटिस वो दिन भी हटा देंगे। उसके अलावा 21 डेज़ का पीरियड होना चाहिए, ठीक है। सो यानी कि 31 अगस्त में से आपको कितने दिन हटाने पड़ेंगे? 21 डेज प्लस these 3 days, right? So if you deduct 24 out of 31st August, आपके पास डेट आ जाएगी 7th of August, right? So 7th of August को किसी भी हालत में कंपनी को डिस्पैच करना पड़ेगा नोटिस। योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी विच इज 7th of August। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि एक कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है, उसके अंदर मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर है। अब मिस्टर एक्स जो है वो नहीं आ सकते, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक प्रॉक्सी को अपॉइंट किया विच इज़ मिस्टर वाई।
ओके अब मीटिंग के दिन क्या हो गया, बाय चांस मिस्टर एक्स फ्री हो गए तो मिस्टर एक्स भी आ गए और ये जो वाई है ये भी आ गए, दोनों के दोनों आ गए। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि मीटिंग में किसका वोट काउंट किया जाएगा, मिस्टर एक्स जो ओरिजिनल मेंबर है उनका या प्रॉक्सी जो अपॉइंट किया गया है मिस्टर वाई उनका, राइट। सो ऑप्शन देखिए, मिस्टर एक्स, वाई, बोथ और नन ऑफ दिस, राइट। सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज मिस्टर एक्स। देखिए प्रॉक्सी का रेलेवेंट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 105 विच सेज कि अगर मीटिंग के अंदर प्रॉक्सी भी आ जाए और ओरिजिनल मेंबर भी आ जाए तो ओरिजिनल मेंबर कंसिडर किया जाता है, प्रॉक्सी का वोट कंसिडर नहीं होगा, राइट। सो योर करेक्ट आंसर हियर इज ए, मिस्टर एक्स। सो अब लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, सो लेट्स सी देम ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोरम से रिलेटेड आने वाली 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। In case the number of members as on the date of meeting is dash, the quorum shall be dash members personally present for the public company. इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है ना। कोरम से रिलेटेड हमारा रेलेवेंट सेक्शन है 103। इस सेक्शन में लिखा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो उसके जनरल मीटिंग के अंदर मिनिमम 2 पीपल शुड बी प्रेजेंट, 2 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट, तब हम कोरम मानेंगे, तब मीटिंग वैलिड होगी। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो अगर उस पब्लिक कंपनी के अंदर 1000 तक मेंबर्स हैं तो कोरम होगा 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर 1001 से लेकर 5000 मेंबर्स तक हैं उस पब्लिक कंपनी के अंदर तो कोरम 15 होगा मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग। एंड अगर 5000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं उस कंपनी के अंदर देन कोरम इज गोइंग टू बी 30। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमें इन 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। देखते हैं, इफ़ मेंबर्स आर मोर देन 1000 बट अप टू 5000 देन 30 कोरम होगा, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेंबर्स आर मोर देन 5000 तो 50 कोरम होगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अप टू 1000 मेंबर्स होंगे तो 7 कोरम है, ये भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर हियर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी देख लेते हैं। सो देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 100 के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई थी और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है ये रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई गई है। रिक्विजिशनिस्ट का मतलब होता है कि मेंबर्स ने ही आपस में ही साथ में मिलकर कंपनी को लेटर भेजा और बोला कि हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखिए, राइट। सो यानी कि रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्वेस्ट करके कंपनी को बोला कि EGM रखिए एज पर सेक्शन नंबर 100। ठीक है, अब वो मीटिंग रखी गई 1 मई को 2019 में वो मीटिंग थी। पहले 30 मिनट के अंदर उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर कोरम ही प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस मीटिंग का क्या होगा, क्या वो मीटिंग अडजर्न होगी, वैलिड होगी। आने वाली 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको टिक करना है रिगार्डिंग दैट मीटिंग। ठीक है, ठीक है, हम पहले ये सारे चारों ऑप्शंस देख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू सी द प्रोविजन। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि मीटिंग अडजर्न हो जाएगी टू विच एवर डेट इज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि मीटिंग अडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक के लिए, सेम टाइम एंड प्लेस। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ये जो मीटिंग है इसमें जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उन्हीं को कोरम कंसिडर कर लिया जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। सो देखिए यहाँ रेफरेंस यूज हो रहा है सेक्शन नंबर 103 का, जो कि कोरम से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा 103 में लिखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी की मीटिंग के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो वो मीटिंग अडजर्न हो जाती है नेक्स्ट वीक, सेम टाइम एंड वेन्यू के लिए, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं वेन्यू एंड टाइम, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बोला गया है कि अगर कोई कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है जो कि रिक्विजिशनिस्ट ने ही बुलाई है और उस मीटिंग के अंदर 30 मिनट्स में कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो दैट मीटिंग इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड, इट विल बी कैंसिल्ड आउट। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विच इज़ द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड। क्यों? क्योंकि ये EGM जो है रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई और 30 मिनट्स में इसके अंदर कोरम नहीं है, देयरफॉर ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, कोई एडजर्नमेंट नहीं होगा, राइट। सो विद दिस हमने 40 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं फ्रॉम चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो हाउ डिड यू फाइंड दीज क्वेश्चंस? आप कितने सॉल्व कर पाए, कितने नहीं सॉल्व कर पाए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू हैव एनी मोर सजेशंस रिगार्डिंग द वीडियोज दैट यू वांट मी टू मेक देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जाने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also share it with your friends and like this video. Alright, I'm gonna see you again in another video. So bye bye for now.